अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, तहरीक इंसाफ की तरदीदें और वजाहतें उनके सबके बावजूद पिछले चंद दिन से ये ख़बरें आ रही हैं कि पीटीआई में जल्द एक तगड़ा बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है। फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें ऐसे वक्त में सामने आ रही हैं जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ईद के बाद एक बार फिर मुल्कगीर एहतजाज करने का ऐलान कर चुकी है। यही नहीं, दूसरी अपोजिशन जमातों को भी हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने पर अभी तक तो कायल कर रहे हैं। पीटीआई के अंदर पार्टी इख्तलाफात हैं और धड़ेबंदियां हैं। इसकी बहस तो पिछले काफ़ी अरसे से चल रही है, जिसके नतीजे में जिसके हतमी नतीजा फॉरवर्ड ब्लॉक की सूरत में निकलने का इम्कान है। बताया जा रहा है कि इस फॉरवर्ड ब्लॉक में पीटीआई की मौजूदा क़यादत से नाराज़ लोग और पार्टी के पुराने चेहरे ये शामिल हो सकते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें कोई और नहीं कर रहा, बल्कि इमरान खान के पुराने साथी सेनेटर फैसल वाडा भी कर रहे हैं, जिनकी माजी करीब में वक्त से पहले की गई बड़ी अक्सर पेशन गोइयाँ एक्यूरेट सही साबित हो चुकी हैं। जिसकी ताज़ा मिसाल 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला है कि फैसल वाडा ने एक दिन पहले ही बता दिया था कि कितनी सज़ा होने जा रही है और फिर वैसे ही हुआ। नाजरीन, सिर्फ हुकूमती हल्के ही नहीं बल्कि पीटीआई के पुराने चेहरे भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि इस वक्त पीटीआई में सब ठीक नहीं है। गुज़श्ता रोज़ मेरे ही शो में फवाद चौधरी साहब ने यह दावा किया कि नई और पुरानी पीटीआई में बहुत से लोग उनके साथ राब्ते में हैं। क्या कहा फवाद चौधरी साहब ने, ज़रा देखिए। मैं तो एक रिलीज इमरान खान मूवमेंट जो है वो शुरू करना चाहता हूँ। किसके साथ? बहुत लोग हैं जो पीटीआई, सारी पुरानी पीटीआई के असल लोग हैं। कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जो इस पे शामिल होना चाहते हैं फवाद? काफी लोग हैं, सारे पीटीआई के जो एमएनएज हैं, एमपीएज हैं, इवन मौजूदा पॉलिटिकल कमेटी में जो सीरियस लोग हैं वो शामिल हैं। फवाद चौधरी के अलावा शेर अफजल मरवत भी अगरचे किसी भी फॉरवर्ड ब्लॉक की मुखालिफत करने का इंदिया देते हैं, लेकिन वो तस्दीक भी करते हैं कि कम अज़ कम 36 एमएनएज ऐसे हैं जो एफिडेविट दे चुके हैं। तहरीक इंसाफ में वकला ग्रुप और सियासी ग्रुप के साथ साथ उन सीनियर सियासतदानों का ग्रुप भी खासा एक्टिव है जो इमरान खान की हुकूमत में उनकी काबीना का हिस्सा थे और 9 मई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके सियासत छोड़ने का ऐलान कर गए या फिर दूसरी पार्टीज़ ज्वाइन करने का उन्होंने ऐलान किया। दूसरी तरफ बैरिस्टर गौहर, चेयरमैन पीटीआई, ये कहते हैं पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की खबरों में कोई सदाकत नहीं है। वो तरदीद कर रहे हैं और कहते हैं कि तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक है, ना ही बनेगा। नाजरीन, ये हकीकत है कि पार्टी की मौजूदा क़यादत को लेकर पीटीआई के अंदर बहुत से इख्तलाफात मौजूद हैं, बल्कि पार्टी में उखाड़ पिछाड़ का सिलसिला भी जारी है। लेकिन ये भी हकीकत है कि इमरान खान के मकबूलियत और अवाम में जड़ों को लेकर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना, उसमें शामिल होना सियासी करियर के लिए कुछ आसान नहीं होगा। क्या पार्टी के पास फॉरवर्ड ब्लॉक बनने को रोकने के लिए कोई स्ट्रैटेजी है, कोई इनके पास हिकमत अमली है? अगर पुराने चेहरे इकट्ठे हो जाते हैं या अलग से रिलीज़ इमरान खान मूवमेंट चलाते हैं तो ये मौजूदा क़यादत का क्या बनेगा? मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद भच्चर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका। मलिक साहब, बड़ी एक कन्फ्यूजन है। फवाद चौधरी साहब कल मेरे प्रोग्राम में थे, वो कह रहे थे कि मेरी ख्वाहिश है और बल्कि वो काम भी कर रहे हैं इस पर कि रिलीज़ इमरान खान एक मूवमेंट चलाई जाए, एक तहरीक शुरू की जाए। और फिर मैंने उनसे पूछा कि किसके साथ मिलकर आप करेंगे, तो उनका जवाब था कि बहुत से पीटीआई के पुराने चेहरे जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके छोड़ चुके, वो नून लीग के लोगों से कुछ राब्ते में हैं, बात कर रहे हैं। मतलब कि चीज़ें साफ जाहिर होती जा रही हैं कि पीटीआई के लोगों का एक अलग पैरेलल ग्रुप बनने जा रहा है। तो ऐसे में आपकी तहरीक जो हमेशा नाकाम ही हुई, अली अमीन गंडापुर साहब की सरबराही में जब भी चली तहरीक इंसाफ जो है, अजीब ही एक दिन वो सामने आया। तो ये कैसे आप लोग फिर अपनी तहरीक कामयाब करेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो आपको ये अर्ज़ कर दूं कि फवाद चौधरी साहब की जो बात है वो बात उन्होंने किसी और कंटेंट में की है। किस कॉन्टेस्ट में की है? मैं उस कॉन्टेस्ट का आपको बताता हूँ कि बात ये है जी कि रिलीज़ इमरान खान तो जो भी खान साहब के साथ रहा है या इस वक्त नहीं है, बामरे मजबूरी, किसी की भी ये ख्वाहिश नहीं है कि खान साहब अंदर हों और फवाद चौधरी साहब भी उन्हीं लोगों में से हैं कि जिनकी ख्वाहिश है कि खान साहब बाहर आएँ। अब रह गई अगली बात जो आप कर रही थी कि पुराने पीटीआई के लोग, देखिए उनको ओन करना पार्टी के अंदर वो खान साहब की मर्जी पे है।
वो हमारे में से किसी बंदे की मर्जी पे नहीं है कि वो अगर कोई तहरीक चलाते हैं तो खान साहब उनको ऑन करते हैं, नहीं करते। जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके गए हैं, दिल सबका यही है कि खान साहब बाहर आए। जो गए हैं वो सारे एक टाइम में हम सारे साथी थे, तो आप खुद देख रहे हैं कि जितनी फस्तायत के बाद उन लोगों ने छोड़ा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये उस कॉन्टेंट्स में तो बिल्कुल ठीक है कि रिलीज इमरान खान, लेकिन जो लोग गए उनको तो खान साहब ने खुद लेने हैं ना जी। दूसरी बात जो आप कर रही हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की, फॉरवर्ड नहीं, पहले देखिए ना, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जो रहा इमरान खान के साथ, जो छोड़ गए चले गए, सबकी ज़ाहिर ख्वाहिश तो है कि रिलीज इमरान खान को निकाला जाए बाहर से, तहरीक चलाई जाए। अब क्वेश्चन इज कि कैपेसिटी किस में है वो तहरीक चलाने की या इमरान खान को बाहर निकालने की। पुराना ग्रुप तो आज तक तनकीद करता है कि मौजूदा जो क़यादत है ये चाहती नहीं है कि इमरान खान बाहर निकले, इनमें इतनी कैपेसिटी नहीं है। अगर इन्होंने कोई तहरीक चलानी थी तो 8 फरवरी के इंतखाबात से वेरी नेक्स्ट डे हो जाना चाहिए था, जब ये सारी धांधली हुई, जब आप लोगों के मैंडेट पे डाका मारा गया। तो इट मीन्स कि कैपेसिटी नहीं है मौजूदा लीडरशिप में। और अगर पुराने लोग निकल कर बाहर आते हैं और उनकी तहरीक चलती है तो बहुत बड़ा फेलियर नहीं होगा आप लोगों के लिए? जी, मैं ये समझता हूँ कि जो 8 तारीख का आप कह रहे हैं, उस वक्त तो काफ़ी लोग, मेरे जैसे काफ़ी लोग तो ग्राउंड पे ही नहीं थे। हम तो बाद में कहीं आए 8-10 दिन बाद, जब पता चला कि इलेक्शन जीत गए हैं। तो मैं उसको फेलियर इसलिए नहीं समझता कि वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। देखिए बात ये ना, वो छोड़ के चले गए, अब उनको ऑन करना है खान साहब ने। हमारे में तो कोई ऐसी इख्तियार नहीं है। अगर वो कामयाब, मकसद क्या है सबका? मकसद यही है कि खान साहब को बाहर लाया जाए। और इतने मुश्किल हालात में, देखिए मैं आपको एक अर्ज कर दूं, इस तरह जो है ना कि कोई एक टीम फेल हो गई है और एक टीम ने क्रेडिट हासिल करना है। देखिए खान साहब खुद ही अपने आप को बाहर ला सकते हैं। मैं आपको ये बात बता दूं, खान साहब और अवाम इस वक्त डायरेक्ट हैं, दरमियान में कोई चीज़ नहीं है। जिस पे इमरान खान हाथ रखेंगे वो हीरो बन जाएगा। जिसको खान साहब ने कहना है कि ये मेरे साथ नहीं है, चाहे वो जो कुछ भी है वो ज़ीरो होगा। आप परवेज़ खट्टक की, आप महमूद खान की, इन सब की मिसाल देख लें। और जिस फस्तैयत के साथ और जिस डिटर्मिनेशन के साथ 2 साल खान साहब अंदर हैं, और उन्होंने 2 साल पूरे गुजारे, उनकी वाइफ ने, घरेलू खवातीन हैं, उन्होंने गुजारे हैं। अब जो आर्टिकल खान साहब ने ये टाइम मैगजीन में ये लिखा है, उसको आप पढ़ के देख लें पूरा। उन्होंने एक पूरा समझे, मैं उस पर भी बात करती हूँ कि बार बार ये आर्टिकल्स ऐसे लिखने की और क्यों जरूरत पेश आ रही है। मेरे ख्याल में शाजी, अब मैं अर्ज करूँ ना जी, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि इसमें कोई किसी का फेलियर है और किसी की कामयाबी है। जो खान साहब के साथी हैं, जो पूरे मुल्क का दिल है कि खान साहब बाहर आए, यानी ये एक मखसूस लोग हैं जो कि खान साहब को नहीं लेके बाहर आना चाहते, जो डरते हैं। ये गवर्नमेंट फेल हो चुकी है, 47 की गवर्नमेंट थी। बिल्कुल ठीक है, यही सारा एजेंडा लेकर 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस हुई। लेकिन अफसोस इस बात का हुआ, कल अजहर सिद्दीक साहब भी यही बात की कि जब सलमान अकरम राजा बात करने लगे इस हवाले से, ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का जब 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस हुई, तो उनको कैटेगोरिकली मना कर दिया गया कि इमरान खान के बारे में कोई बात नहीं होगी, वो उस लिहाज से सियासी कोई बात नहीं होगी, ये मुश्तरका एजेंडा है, उस तरीके से बात होगी। तो कल फवाद चौधरी साहब भी कह रहे थे, हमने भी ये सवाल उठाया कि फिर ऐसे ग्रैंड अलायंस का क्या फ़ायदा? वो लोग, इसका मतलब उनके लिए कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है इस बात की, वो अर्जेंसी नहीं समझते हैं कि इस वक्त इमरान खान का बाहर आना कितना ज़रूरी है। तो ऐसे ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस का हिस्सा बनने का क्या फ़ायदा, जिन्होंने तकरीर ही नहीं करने दी इस हवाले से कि इमरान खान के बारे में कोई बात नहीं होगी, रोक दिया गया बाकायदा। देखिए मुझे इसकी तफसील का नहीं पता। अगर ये हुआ है तो हमारी तो फर्स्ट प्रायोरिटी है जी, खान साहब बाहर आए, क्योंकि हमें खान साहब की रिहाई पे वोट मिले हैं, हमारा और कोई मकसद नहीं है। तो आप समझते हैं गलत हुआ अगर रोका गया सलमान अकरम राजा साहब को? मैं समझता हूँ। तो ऐसे अलायंस का हिस्सा नहीं बनना चाहिए फिर? नहीं, देखिए ये तो जो उधर बैठे हैं उनको पता है ना जी। अब आप देखें, उस बात का जो सारा है, उस बात का उनको पता है कि उधर बात क्या हुई है, क्योंकि मुझे नहीं पता है इस बात का। लेकिन हमारी प्रायोरिटी जो है वो प्रायोरिटी है खान साहब की रिहाई। हमारे पास तो और यकनुकाती एजेंडे के अलावा और एजेंडे ही को नहीं है जी। हमारा तो यही है कि खान साहब रिहा हों बस।
चाहे उसके लिए सीटों की कुर्बानी देनी पड़े, उसके लिए असेंबली से बाहर आना पड़े, उसके लिए हमें सड़कों पे जाना पड़े, जो भी करना पड़े। ये बात ना करें, असेंबलियों से पहले निकल के आप लोगों ने इतना भुगता, उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि असेंबलियों से फिर बाहर निकलना पड़े आप लोगों को, जो आज बड़े बड़े लीडर मानते हैं कि बहुत बड़ी गलती थी पहले भी असेंबलियों से निकलकर बाहर आना। मैं ये समझता हूँ कि मैंने कहा है कि असेंबलियों से बाहर अगर खान साहब की राय होती है तो हमें आना पड़े तो 1 मिनट भी नहीं लगाना चाहिए। तो इसके लिए बार बार कहीं आर्टिकल भी लिखने पड़े। अब क्यों खान साहब, पहले आप देखें ना, आर्मी चीफ साहब के नाम खुले खत, चीफ जस्टिस के नाम खत, अब टाइम मैगज़ीन में उन्होंने, अमरीकी मैगज़ीन में ख़त लिखा जिसमें बाकायदा वो ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ हो रही हैं ज़्यादतियाँ, और इनडायरेक्टली एक कोशिश है कि अमेरिका इंटरफेयर करे, डोनाल्ड ट्रंप इंटरफेयर करें। यहाँ जो दहशतगर्दी हो रही है उस हवाले से बता रहे हैं, जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं उस हवाले से बता रहे हैं, मुझे पाबंद सलासिल किया हुआ है। सारी बताने का मकसद क्या है कि आप लोग दावत दे रहे हैं, इमरान खान साहब चाह रहे हैं कि अमेरिका इंटरफेयर करे उनको बाहर निकलवाने में? नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं चाह। मैं अर्ज करता हूँ, देखिए बात ये है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के सरबराह हैं, इस वक्त भी पाकिस्तान में सबसे बड़ी मकबूल पार्टी है और जिसका नाम सिर्फ इमरान खान है। अब तहरीक इंसाफ से नाम ट्रांसफर हो गया, इमरान खान हो गया, क्योंकि जिस तरह हमें वोट मिले हैं वो तो खान के नाम पे मिले हैं। दूसरी बात यह है जी, जो ये खत लिखे जा रहे हैं, ये जो टाइम मैगजीन में खान साहब ने आर्टिकल लिखा है, मैंने खुद पढ़ा है, और उसमें जिस तरह उन्होंने सारा कुछ बयान किया और जिस तरह उन्होंने ये कहा कि मुझे बाकायदा ऑफर हुई कि आप लोग बैठ जाएं चुप करके और मुबहम सी स्पेस हम आपको दे देंगे, तो मेरे ख्याल में ये क्या है। और आखिरी लाइन अगर वो पढ़ें तो खान साहब का पूरा क्रक्स है उस पूरे खत का कि जमहूरियत की आखिरी निशानियां खत्म हो गई हैं इस मुल्क में। तो मैं ये समझता हूँ कि खत लिखना, मुल्क की सूरत हाल बताना किसी को दावत देने के मुतरादिफ नहीं है। वो सिर्फ एक बात है कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के सरबराह हैं और वो लोगों को बता रहे हैं। और आप मुझे बताएं कि इस वक्त जो, लेकिन वहाँ कहने का मकसद तो ये है ना कि दुनिया कोई एक्शन करे, अमेरिका कोई एक्शन करे। नहीं, एक्शन का तो हम नहीं कह रहे, हम तो पाकिस्तान के हालात बता रहे हैं और ये बता रहे हैं पाकिस्तान के हालात उन्होंने ठीक करने हैं या पाकिस्तान के इदारों से आप लोगों को तवक्को है? इदारों को भी खत लिखे हैं, चीफ जस्टिस को भी खत लिखा है, सबको खत लिखे हैं, लेकिन वहाँ सुनवाई नहीं हुई ना। देखिए अब सुनवाई एक चीज, एक पार्टी को क्रश करने के लिए, उन पे मुकदमे करने के लिए, उनको मारने के लिए, एक हुकूमत बशमूल उनके जो इस वक्त उनके साथ इदारे हैं, उनका एक ही मकसद हो तो उसका क्या हल निकल सकता है? उसका कोई हल नहीं निकल सकता। हल यही निकल सकता है कि इस मुल्क की बर्बादी की तरफ मुल्क जा रहा है, महंगाई बढ़ रही है, आम आदमी मर रहे हैं, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। इनको सिर्फ एक ही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, रिप्रेजेंटेटिव, उनके जो इलेक्टेबल्स हैं, उनके जो आम आदमी हैं, जो खान साहब का सिर्फ नाम भी लेते हैं उसको भी अंदर डाल देते हैं जेल में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक खच्चर साहब मेरे साथ थे, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। मुझे ब्रेक लेनी है, नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM में सियासी महाज गर्म होता नज़र आ रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे इलेक्शंस करीब आ गए हों। पिछले चंद दिनों से दोनों जमातों के रहनुमाओं में लफ्ज़ी जंग जारी है। एक तरफ MQM अगर पीपल्स पार्टी पर तनकीद का एक मिसरा कहती है तो दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी MQM की शान में पूरी गज़ल ही सुना देती है। विफाक में एक ही हुकूमत के इत्तेहादी MQM और पीपल्स पार्टी में हालिया तलखी उस वक्त आई जब 2 दिन पहले MQM के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 16 साला हुक्मरानी पर सवालात उठाते हुए इसे बदतरीन और करप्ट तरीन हुकूमत करार दिया, जिस पर सिंध हुकूमत के वजीर शर्जील मेमन ने सख्त रिएक्ट किया और कहा कि MQM जो है वो सिर्फ इस वक्त अपनी मुर्दा सियासत को जिंदा करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर तनकीद कर रही है। हत्ता कि इस बयानबाजी से चंद दिन पहले शर्जील मेमन, फारूक सत्तार ये इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। सवाल उठ रहा है कि आखिर MQM और पीपल्स पार्टी में जो लव एंड हेट का ये मामला है क्या?
सवाल ये भी हम उठाएंगे कि जब सिंध की दो बड़ी सियासी जमातें ऐसे ही आपस में लड़ती रहेंगी तो आवाम के मसाइल की बात तो दोनों करते हैं, फिर इन मसाइल को हल कौन करेगा? क्योंकि ये लफ्ज़ी जंग एक ऐसे वक्त में हो रही है जब रोज़ाना कराची की सड़कों पर हैवी ट्रैफिक यानी डंपर्स चलने की वजह से हादसात हो रहे हैं, आम लोग जाँ बहक हो रहे हैं, लेकिन इस मसले को फिक्स करने की बजाय इस पर सियासत ज़्यादा हो रही है। दूसरी तरफ सियासी मंजरनामे पर एक और बहस है, पहले ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनेगा या फिर पहले पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बनकर सामने आएगा। पीटीआई इसको डिनाई करती है, मगर कहा जाता है कि पीटीआई छोड़ने वाले और मौजूदा पीटीआई के कुछ लोग जो हैं वो सफ़ बंदियाँ कर रहे हैं, इख्तलाफात हैं। सिर्फ पीटीआई में इख्तलाफात नहीं, एमक्यूएम में भी इख्तलाफात की खबरें जो हैं वो सामने आई। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब पीएसपी के हवाले से ये बात करते हैं कि खालिद मकबूल और पीएसपी और एमक्यूएम का जो चलना है ये बड़ा गैर मामूली फ़ैसला था। फिर कहते हैं कि पार्टी में होंगे कुछ ऐसे लोग जिनको गवर्नर पसंद हों, कुछ को ना होंगे गवर्नर पसंद। तो बात यह है कि पार्टी में जो अपने अंदर के इख्तलाफात हैं ये क्यों हैं? क्या इसकी वजह से पार्टी स्ट्रक्चर जो है उसमें मसाइल हो रहे हैं? कैसे ये पार्टी काम करेगी? जब अपने घर के अंदर लड़ाई हो तो बाहर के मामला तो आप हल नहीं कर सकते। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, आज मैंने खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को ये सुना, वो कह रहे थे कि पीएसपी और एमक्यूएम का चलना एक गैर मामूली फ़ैसला था, ख़ास तौर पर जब मुस्तफ़ा कमाल साहब को वज़ारत मिली, उनको भी पता नहीं था। मुस्तफ़ा कमाल साहब की ये इख्तलाफ इस बात पर भी बढ़ा कि उन्हें वज़ारत मिलनी चाहिए। तो पार्टी के अंदर वज़ारतें मिलने के हवाले से क्यों इख्तलाफ है? मैं ये समझता हूँ कि ये एक कतई दुरुस्त तासुर नहीं है ना कि पार्टी के अंदर अल्लाह ना करे हमारे दरमियान कोई वजारतों का झगड़ा है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि जब खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई को दो महकमे या दो वजारतें दी गई, हमारे एक वज़ीर को जो है कैबिनेट में लिया गया, वो भी हमारे सरबरा थे, और चूंकि उसका फ़ैसला बिल्कुल आखिर में जो है वो हमें जब खालिद मकबूल भाई को बुला लिया गया उस वक्त हमें पता चला था, तो हम उस तरीके कार से इख्तलाफ रखते थे। और जाहिर है कि हमारा सिर्फ यही कहना था, जब हमारी बातचीत PMLN के लोगों से हो रही थी, जो आखिरी बातचीत हमारे डेलीगेशन ने की थी, तो देखें मैं आपको बिल्कुल सच बताऊं कि साद रफीक थे, अयाज सादिक थे, और ये दोनों बहुत सीनियर रहनुमा है, PMLN के नुमाइंदे थे, और उन्होंने कहा कि आपको 3 वजारतें तो देनी चाहिए, मिलनी चाहिए, और अगर आप 5 एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये भी कोई वो नहीं है, आपके पास अच्छे लोग हैं और आप एक अच्छे रिलायबल पार्टनर साबित हुए 16 महीने की PDM-1 में। तो लिहाजा अब ये जो दोबारा मौका मिल रहा है तो MQM और PMLN एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी शराकतदारी कर सकते हैं। तो बात तो वहाँ तक गई थी, तो वो थोड़ा सा हमारे लिए शॉकिंग था कि जब 3 और 5 वजारतों की बात हो रही थी तो फिर ये एक ही वजीर को लिया जाना कैबिनेट में और उन्हें विचारों को 2 महकमों और 2 जिम्मेदारियों उनके ऊपर डाल देना, तो मेरे ख्याल में हमारे दरमियान कोई मसला नहीं है, लेकिन जो हमारे जो हलीफ हैं PMLN, उनके साथ जो तरीक़ेकार तय था वो उसी वक्त बुरी तरह से डीरेल हुआ था। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि तासुर आ रहा है कि अल्लाह ना करे हमारे दरमियान वजारतों का कोई झगड़ा है। और अभी भी जो पार्टी के इंतजामी तंजीमी, देखिए अब ये इंतज़ामी और तंजीमी मामला चलाने में अगर कहीं महसूस हो रहा था कि खालिद भाई पर जिम्मेदारियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, वो सरबरा भी हैं, बहुत सारे फैसले हो नहीं पा रहे, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ हमें जाना है, फिर सबकी जिम्मेदारियों का तयन करना है, सबसे परफॉर्मेंस रिपोर्ट लेनी है। देखें तभी पार्टी और खालिद मकबूल भाई ने इस बात से उन्होंने इस बात से इकरार किया, उन्होंने कहा कि हाँ ये सारी चीज़ें हमें करनी है, मशावरत के साथ बहुत सारी बातें तय करनी है। उनका वक्त इस्लामाबाद में और यहाँ डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहा था, तो उन्होंने खुद ही ऑफर किया था कि भाई मैं अपनी दोनों वजारतें या महकमे छोड़ सकता हूँ, मैं सरबरा बन के कराची में तंजीम का नज़्म नक्श संभालता हूँ और मेरी वजारतें MQM के जो और लोग हो सकते हैं मैं उनको देता हूँ। तो ये वाली बात भी खालिद भाई ने मुस्तफ़ा कमाल साहब को किसने चूज किया, या मुस्तफ़ा कमाल साहब किसकी प्रायोरिटी थे, मुस्लिम लीग नून की
या डिसाइड हुआ था एमक्यूएम के अंदर? क्योंकि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब तो कहते कि उन्हें तो पता ही नहीं था मुस्तफा कमाल साहब को बुलाया जा रहा है। नहीं, देखें, जो तय हुआ था वो पार्टी के अंदर ही हुआ था। खालिद मकबूल भाई भी थे मौजूद जब हमारे इंतज़ामी तंजीमी इख्तलाफात जो गुज़िश्ता दिनों हुए थे, और जो पार्टी के अंदर रहने की बजाय थोड़ा पार्टी से बाहर ये पैमाना छलक गया था, बाहर भी लोगों को मालूम हुआ था कि ये है। और जब हमने अपनी सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल करके जैसे मर्जर हुआ था और मर्जर को मुमकिन बनाया था, इसी तरह इस मर्जर को अब चलाना भी मुमकिन बनाना है। इसके अलावा कोई चॉइस और रास्ता भी नहीं, ये सब जानते हैं। और उसमें कहीं ना कहीं गलतियां सबसे ही होती हैं, तो उसका रियलाइजेशन, उसकी एहसास करके सबसे पहले तय हुआ कि भाई एक दूसरे की इज्जत और एहतराम को हर हाल में मुकद्दम रखना है। कोई भी इख्तलाफ है आपस में फौरन सर जोड़ के बैठना, उसको दूर करना है। और उसी में तय हुआ कि भाई खालिद मकबूल भाई की एक आधी वजारत अगर मुस्तफा कमाल भाई ले लें तो वो भी इसमें कुछ बेहतर कंट्रीब्यूट कर सकेंगे, और वो अपनी तवानाई अपने एक बात को दाद देनी पड़ेगी कि एमक्यूएम के दरमियान पार्टी के अंदर जाहिर है जमहूरियत होती है तो इख्तलाफात भी होते हैं पार्टी के आपसी लोगों में, लेकिन जब इख्तलाफात की खबरें सामने आती हैं तो पार्टी इस हवाले से बड़ी यकजान होती है कि उस दिन टीवी टॉक शोज में कोई नहीं आता है कि जब तक कोई स्ट्रैटेजी ना बन जाए, कोई यक जुबान है, कोई एजेंडा ना बन जाए, कोई सबकी एक बात ना हो जाए, तो तब तक कोई टीवी टॉक शोज में आता नहीं है। ये बात बहुत अच्छी बात है, हम अप्रिशिएट करते हैं कि पहले घर के मसाइल को आप हल करते हैं और फिर आप लोग जो है ना वो आते हैं, लेकिन इख्तलाफात तो थे। देखिए जी, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो फिर, लेकिन चूंकि जिस दिन ये हल्फ लिया जाना था, अगर वो शाम को मुस्तफा भाई को 4:45 बजे पता चलेगा 5 बजे आ जाएं, वो तरीका गलत है। और जब उनको 5, तो फिर खालिद भाई उस वक्त फ्लाइट लेके वापस आ गए थे, तो ये कितना गलत इंप्रेशन जाता है कि मुस्तफा भाई हलफ ले रहे हों और वहाँ खालिद भाई भी मौजूद ना हो, मैं पहले से कराची में हूँ, तो कोई किसी के पास ये वक्त और मौका ही ना हो कि वहाँ पर कम से कम हम भी उन मेहमानों के साथ और दूसरे जो वहाँ पर शरीक थे जो उस हल्फ बर्दारी में, हम भी वहाँ हों, तो वो एक तो ये तो मुस्लिम लीग, हाँ तो ये मुस्लिम लीग नून को चाहिए था ना, उनको चाहिए था इन्फॉर्म करते, पार्टी हेड को इन्फॉर्म करते, बताते, बाकायदा इनविटेशन देते। मैं जी, तो खालिद भाई का भी जो शिकवा है वो इसी बात पर है, उन्हें इस बात पर नहीं कि मुस्तफा भाई को उनकी आधी वजारत क्यों दी जा रही है, आधे महकमे उनको क्यों, तो ये इशू नहीं है। इशू यही है कि इतने ऐन वक्त पे सारी बातें, 11th आवर पे सब कुछ होता है, ये गलत है। एक दूसरे के साथ एक दूसरे को स्पेस देनी चाहिए, वक्त देना चाहिए, तैयारी का मौका देना चाहिए, और पार्टी की जो नुमाइंदगी वहाँ मौजूद हो उन सब का वहाँ पर होना चाहिए। तो मतलब ये कि ताकि पार्टी में अगर कहीं पर भी कोई ऊंच नीच थी तो किसी और को कोई बात करने का, देखिए ना, स्पेकुलेशन होती है। फिर सोशल मीडिया पे यही आया कि मुस्तफा कमाल भाई ने जब हल्फ उठाया तो उनकी क़यादत में से, उनके एमएनएज में से वहाँ तकरीबन कोई मौजूद नहीं था। तो इसलिए मुस्लिम लीग को भी चाहिए कि भाई ऐसे, और फिर अगर आसिफ अली जरदारी साहब सदर थे और वहाँ से ये दावत आनी थी, तो क्योंकि मेरे इल्म में कि शायद शहबाज शरीफ साहब और उनकी काबीना के बहुत सारे लोग तो बैरून मुल्क दौरे पर थे और शायद उसी दिन आ रहे थे या आ गए थे, तो इसलिए मेरे ख्याल में जो हमारा सिस्टम है मैनेज करने का, उसमें बहुत बड़ा फ्लॉ है। वो ठीक हो जाए तो बिला वजह लोगों को इधर उधर की बातें करने का मौका ना मिले। तो ये हमारा तो सिर्फ इतना कहना है। खालिद भाई का भी यही कहना है। गवर्नर सिंध को भी लेकर एमक्यूएम के अंदर, पार्टी के अंदर कोई इख्तलाफात हैं जो खालिद भाई को ये भी कहना पड़ा कि कुछ लोगों को पसंद होंगे, कुछ लोगों को नहीं पसंद होंगे, तो गवर्नर सिंध पर भी पार्टी के अंदर से भी बड़ी तनकीद होती है। अब वो भी यही बात है कि गवर्नर सिंध जब बने थे तो मर्जर से पहले बने थे। हाँ। अब जाहिर है कि उसके बाद मर्जर में जो भी हम साथ आए, शरीक हुए, तो कोई मौका तो नहीं था ना कि ये सोच विचार करने का कि भाई नहीं, इनसे बेहतर कोई और गवर्नर मिल सकता है पार्टी को, इनसे कोई बेहतर इतनी तवानाई, इतनी जान मार सकता है, उस मुर्दा से गवर्नर हाउस में ऐसी जान डाल सकता है, ऐसी लाइफ डाल सकता है। 50,000 बच्चों का एक आईटी इंस्टीट्यूट जो मुफ्त तालीम दे रहा हो, जो तकरीबन 8 लाख रुपए का कोर्स है साल का, और वो बच्चे अभी से $1,500 माहाना के कमाना उन्होंने शुरू कर दिया और मुल्क में डॉलर लाना शुरू कर दिया। हमारी IMF का एक तोड़ बहुत तेजी से तैयार हो रहा है। जब ये बच्चे खलीजी ममालिक में जाएंगे जहां बुक दें की नौकरियां अभी से सही, तो इसका मतलब है पार्टी में कुछ लोग समझते हैं कि कामरान टेसौरी साहब से भी अच्छी ऑप्शंस हैं जो गवर्नर सिंध के ओहदे के लिए एलिजिबल हैं।
मेरे ख्याल में मेरे पास कोई पोलराइजेशन इस बात पे कोई वोटिंग तो नहीं है, लेकिन यह है कि अगर कोई भी बात गवर्नर साहब से भी कोई इख्तलाफ रही तो वहाँ गवर्नर साहब के सामने भी ये बात की गई है। और आगे भी मैं समझता हूँ कि जो MQM की मरकज़ी कमेटी का इजलास होगा जिसमें गवर्नर सिंध भी उसका एक हिस्सा हैं और उन्हें चूँकि ये डिक्लेयर्ड है कि वो पार्टी के गवर्नर है, तो अहम फैसलों और अहम पॉलिसी जहाँ होती है, मीटिंग्स होती है, उसमें गवर्नर साहब हमारे साथ होते हैं। कुछ मीटिंग्स गवर्नर हाउस में भी होती हैं, उसमें अनीस भाई भी होते हैं, मुस्तफ़ा कमाल भाई भी होते हैं, फारूक सत्तार भाई भी होते हैं, खालिद मकबूल भाई होते हैं, अमीनुल हक भाई होते हैं और सारी मरकज़ी कमेटी होती है। और अगर ज़रूरत हो तो वहाँ हमारी तंजीम के और लोग भी होते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर अब किसी के दिल में क्या है वो फिर कोई एक्सरे या वो कोई MRI, मेरे ख्याल में उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल हमारे पास जेलिंग किस तरह होती है, इंटेग्रेशन किस तरह होता है, हमें साथ मिलकर किस तरह काम करना है। जो काम गवर्नर कर रहे हैं वो हम नहीं कर पाते इस वक्त। तो हमें अगर कैपिटलाइज करना है तो हम तो अपोजिशन में है सिंध में, जहाँ डिलीवर करने का शायद यही मैं बात करने लगी हूँ। डॉक्टर साहब के विफाक में आप लोग अहम इत्तेहादी हैं, विफाक में आप लोग साथ चल रहे हैं, लेकिन सिंध में आप लोग एक दूसरे के सामने हैं, एक दूसरे पर तनकीद कर रहे हैं। आपने वाइट पेपर जारी किया है सिंध हुकूमत के खिलाफ। शर्जील मेमर साहब आगे से बड़ा स्ट्रांग रिएक्ट करते हैं कि MQM तो अपनी मुर्दा सियासत जिंदा करने के लिए सब कुछ कर रही है। तो एक तरफ आप लोग मिलकर साथ चल रहे हैं, दूसरी तरफ आप लोग एक दूसरे पर इतनी तनकीद कर रहे हैं। वफाक में साथ चलना जिसमें हम तो PMLN के बराह रास्त हुकूमत में पार्टनर हों, शराकतदार हों, और पीपल्स पार्टी सिर्फ आइनी ओहदों पर कनात करके अच्छा खासा टफ टाइम भी दे रही हो PMLN को, तो एक ट्रायंगल है जिसमें ये PMLN है, यहाँ MQM आ गई और ये पीपल्स पार्टी। अब ये बीच की लाइन जाहिर है कि हमने रहने दी है कि भाई हमारा दूसरा भी रोल है और वो सूबे में है और वहाँ हमें अपोजिशन में हम है, वहाँ हम हुकूमत में नहीं गए हैं, ना हमें कोई ऑफ़र की गई है और इसलिए कोई सोच विचारी नहीं है और एक अरसे से अपोजिशन कर रहे हैं। हाँ। चाहे वो नए अजला का क़याम हो, चाहे वो हल्का बंदियाँ हों, तो ये सारी बातें अपनी जगह 18वीं तरमीम या सूबाई खुद मुख्तारी के बाद और ज़्यादा इख्तियारात मिले हैं तो और ज़्यादा उनका जो है वो गलत इस्तेमाल हुआ, नाजायज़ इस्तेमाल हुआ, करप्ट तरीन बदतरीन हुक्मरानी कायम की गई। लेकिन इस बुनियाद पे हमने PMLN से नहीं कहा कि उसे आप अपनी शराकतदारी से निकाल के आईनी ओहदे ले लें, वो वहाँ पर मरकज़ में वफाक में ज़रूरत है, लेकिन हाँ उसको हम इस्तेमाल करते हैं। PMLN से ही कहते हैं कि इंटरमीडिएट बोर्ड के नताइज फर्स्ट ईयर के कराची के बच्चों के 30% पास हों सिर्फ, जबकि एक ज़माने में 4-5 साल पहले 80% होते थे। आज हमारे बच्चों ने क्या अचानक पढ़ना छोड़ दिया और लाड़काना और सक्कर के बच्चों ने इतना पढ़ना शुरू कर दिया कि वो 80% के रिजल्ट आ रहे हैं। उनके A ग्रेड 15-20% है पास होने वाला, हमारे 3% है। ये जो मेडिकल कॉलेज के दाखिलों का कंपटीशन है उसमें हमारे बच्चों को आउट किया जा रहा है। लेकिन वही बच्चे जब प्रैक्टिसेस की भी आप बात करते हैं, इस हवाले से सिर्फ ये इल्जामात हैं, ये कोई पेपर, कोई रिटन, कोई एविडेंसेस भी आप लोगों के पास? शाजिया ज़ीशान से मेरी अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करो। अब तक तो हमने 3 करारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या आईना दिखाया है और पहले तो वो रमजान के बाद है के जरिए मुझे दे देते अगला व्हाइट पेपर नेक्स्ट एपिसोड। देखें नहीं हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मैं रमजान में ही करूं। अच्छा। रमजान के बाद तो फिर हमें मोबिलाइजेशन पे जाना है। देखिए ना, सूबे के हर महकमे तालीम हो, IT हो, एनर्जी हो, ज़राअत हो, सनत हो, तिजारत हो और पावर यानी एनर्जी हो, सारी वजारतों, महकमों, इदारों में काम करने वालों को रिटायरमेंट के बाद ग्रेजुएटी और कम्यूटेशन के पैसे मिल रहे जो उनकी तनख्वाह से कटें। अगर नहीं मिल रहे तो KMC कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन 25 टाउन्स के जो लोग रिटायर हो रहे हैं वो 2017 से। इसी तरीके से अगर आप गौर करें कराची वाटर सीवरेज बोर्ड या कंपनी है, फिर KD है, ये चारों खालिसतन कराची के महकमे हैं जहाँ पर बिला मुबालगा अक्सर ये जो है वो उर्दू बोलने वालों और कराची के रिटायर्ड मुलाजिमीन के 25 अरब का जो मामला है, आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को भी मैं वही कह रही हूँ कि आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। आप आर्मी चीफ से भी कह रहे हैं, आप चीफ जस्टिस से भी कह रहे हैं कि उन्हें पूछना चाहिए, तो आप कोर्ट जाएंगे इस हवाले से? मैं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुद ना भी खटखटाऊं, जब मैंने ये मुद्दा छेड़ दिया है तो सुप्रीम कोर्ट को या सिंध हाई कोर्ट को कम से कम इसका सुओ मोटो नोटिस लेकर कम से कम ये रिकॉर्ड मंगा लेना चाहिए कि 2017 से कितने लोग इन 4 महकमों से रिटायर हुए हैं
उनकी पेंशन कहीं दी जा रही कहीं नहीं। इनमें से 20,000 में से 2500 लोग तो ऐसे हैं जिनको जो अब हाल ही में रिटायर हुए हैं 25 टाउन से, उनको न टाउन्स ओन कर रहे हैं ना केएमसी ओन कर रही है, जबकि उनकी तनख्वाह से पैसे कटे हैं। तो ये कुल मिला के 25 अरब है, ये गए कहाँ? आसमान खा गया, जमीन निगल गई, गए कहाँ? तो इन पैसों का हिसाब तो शर्जील मेमन को देना। और मैंने तो अभी सिर्फ आईना दिखाया है, अभी तो मैं एक्सरे, MRI, कैट, CT स्कैन मैं सब दिखाने जा रहा हूँ। और वो जो माली बदउनवानी बाकायदा जो ठेकों में हुई है, जो काम करने में कि एक काम हुआ 3 फाइलों से उसके पैसे दिए गए, अभी तो मैं इन सारी बातों के साथ आऊंगा। कोई ऐसे ही हमने ये दावा नहीं किया कि हम व्हाइट पेपर निकालेंगे। अब वो वफाक में रहे, PMLN उनको रखें, आईनी ओहदे रखें, तुम्हारे आईनी ओहदे तुम्ही को मुबारक, मगर तुम्हारी जो ये करतूत और कारस्तानी है ये आवाम को मुबारक नहीं है। इसका तो कत्ता छट्टा हम निकालेंगे, इस पर तो तुम्हें हम आड़े हाथों लेंगे, आवाम के सामने एक्सपोज करेंगे, और उसके बाद फिर मुझे नहीं पता ये केसेस नैब में जाएंगे, कहां जाएंगे। तो हम उन चीजों पे जा रहे हैं, हम आगे। अब सही विफाक में डॉक्टर साहब सब अच्छा चल रहा है, हुकूमत कंफर्टेबल, आप लोग कंफर्टेबल पोजीशन में है, क्योंकि ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस की भी जाहिर है कोशिश हो रही है कि सब इकट्ठे हों, मौलाना को साथ में लाएं। तो आप लोगों को, हुकूमत को कोई इस हवाले से कोई चैलेंज या कोई खतरा नजर आता है? PMLN को चाहिए कि सिर्फ हमारी ही वजारतों को, एक वजारत को 2 में तकसीम करके हमारे 2 लोगों में बांट देने से, एक रुकन के काबीना में इजाफे से ये मसाइल थोड़ी हल हो जाएंगे। हमने कई दिनों से उनसे कहा है, हम मॉनिटर कर रहे हैं K4 का पहला फेज 26 करोड़ गैलन यौमिया इजाफी पानी जो कराची को इंशाल्लाह दिसंबर में मिलेगा, जो हमारी कोशिशों से सूबाई हुकूमत से लेके वफाक को दिया, वापडा को दिया, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी रफ्तार बेहतर मुनासिब अगले साल मुकम्मल होगा। तो कम अज़ कम उसके लिए बाकायदा मीटिंग हो कराची में, प्राइम मिनिस्टर SN इकबाल साहब, उनके सारे मेन वज़रा और MKM खड़े होकर ऐलान करें कि भाई हमने सूबाई हुकूमत से लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये तकमील की तरफ तेज़ी से जा रहा है। ये एक और एक्सपोजर हो जाएगा उनके पार्टनर का और सूबाई हुकूमत का कि भाई 16 सालों से 15 सालों से आपके पास मैं सवाल कर रही हूँ, ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस का कोई आप लोगों को कोई चैलेंज है अगर कोई बड़ी तहरीक चलती है? भाई जैसे हुकूमत के अलायंस में आपको मालूम है कि जिस तरह का ये अलायंस है, जाहिर है कि वो तसल्ली बख्श तो नहीं। PMLN को थोड़ा सा अपने अंदर से बाहर आकर पीपल्स पार्टी को अगर उन्होंने देखना शुरू किया है तो कराची को देखें MKM को एक तरफ रख दें। कराची की अहमियत शायद MKM से भी कई गुना ज़्यादा है। वो पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों के लिए अहमियत का हामिल शहर है। वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी दोनों के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल शहर है। वो लाहौर, पेशावर, कोयटा और पाकिस्तान के तमाम अजला और शहर 130 उनके लिए अहमियत का हामिल है। कराची में अगर बदअमनी हुई, कराची डीरेल हुआ, कराची को उसका वो जायज़ माली जो हक होना चाहिए K4 की तकमील के लिए, S3 की सीवरेज के मंसूबे की तकमील के लिए, सर्कुलर ट्रेन चलाने का मंसूबा जो 15-16 सालों से हुकूमत ने अगर इस तरफ तवज्जो ना दी तो ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस से इस हुकूमत को चैलेंजेस हो सकते हैं। तो और आप जाहिर है आप लोग भी हमेशा फिर थ्रेटनिंग पोजीशन में आ जाते हैं। अलायंस बन जाता है जी ग्रैंड अलायंस अगर बन जाता है, तो उसका बनना और उनके जो मुख्तलिफ नुकात है डाइवर्जेंट, उनका मुत्तफिक होना एक ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होता हुआ नजर नहीं आता, हो भी जाता है। और कराची को भी आप इग्नोर कर देंगे तो फिर आपके साथ MKM तो अलामती तौर पर खड़ी है, लेकिन अपने पॉलिटिकल क्रेडिट और अपने कैपिटल को कंज्यूम कर रही है सिर्फ आपकी वजह से। लेकिन फिर भी आप मुल्क को इस्तेकाम देने की पोजीशन में नहीं आएंगे। फिर भी कराची का वो किरदार जो माशी है, तरक्की का इंजन है। और हम तो अपना जो 27वां आईनी तरमीमी बिल जिसे हम कह रहे हैं कि बराह रास्त मरकज से वसाइल कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, हैदराबाद, लाड़काना इन तमाम शहरों को दे और इन्हें खुद अपने पैरों पे खड़ा होने दे। 27वीं तरमीम भी आ रही है, 22वीं नहीं 23वीं सदी में ले जाएंगे। 27वीं तरमीम भी जल्द आ रही है, 27वीं आईनी तरमीम भी जल्द आ रही है। क्या आनी चाहिए, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। वजारतें बांटने, तकसीम करने, 2 को 1 करके देने से मसले हल नहीं होंगे। कराची के पानी, मास ट्रांजिट, सीवरेज, सफाई, ये सारे निज़ाम पर तामीरात, पोर्शन माफिया, जिस तरह की यहाँ की शहरियत, माशरत, बूदोबाश, जिंदगी को तबाह किया जा रहा है सूबाई हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों की तरफ से।
तो मेरे ख्याल में फिर पुलिस और ट्रैफिक पुलिस को देख लें कि जिस तरह 90% हादसा दिन के औकात में वे डंपर कंटेनर शुतरे बीमार की तरह मासूम बेगुनाह लोगों का कत्लेआम कर रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई अब तक जिम्मेदारी फिक्स नहीं हुई। भाई मेरे साथ कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं इंतजामी मसला है, तो इंतजामी मसला तो हुकूमत की नाकामी, इंतजामी नाकामी किसी भी हुकूमत की नाकामी आप एक्सेप्ट करें हम और फिक्स करें रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब तक तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं, तो सिर्फ ये लॉलीपॉप देके कॉस्मेटिकली मुझे साथ बिठा के कॉन्फ्रेंस से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से मसला थोड़ी हल होगा। आपको कुछ ना कुछ करके दिखाना होगा, इंसाफ करना होगा, जुल्म को बंद करना होगा, लोगों को रिलीफ देना होगी, स्पेस देनी होगी, उन्हें भी जिंदा समझना होगा। और मैं यही कह दूं कि वो जो भी मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दें, अभी गनीमत है मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं, वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं हूं। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, MQM के सीनियर रहनुमा, आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। एक तरफ IMF का डेलीगेशन कल पाकिस्तान आ रहा है ताकि बेल आउट पैकेज की अगली किस्त देने का फैसला हो सके। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि FBR को टैक्स कलेक्शन में 601 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना है। IMF ने हुकूमत को 7,947 अरब रुपए इकट्ठा करने का टारगेट दिया था, जो पूरा नहीं हो सका, जिसके बाद जाहिर है ये सवाल तो उठेगा कि क्या ये टैक्स का जो शॉर्टफॉल है ये कर्ज की अगली किस्त पे रुकावट डाल सकता है। हुकूमत पाकिस्तान के IMF के साथ ये मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। पहले मरहले में तकनीकी और दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। IMF साल 2025 और 26 के बजट के लिए भी अपनी सजेशंस भी देगा। एक तरफ टैक्स कलेक्शन में कमी का सामना है, तो दूसरी तरफ तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के हुकूमती दावे भी सामने आ रहे हैं। हालांकि तनख्वाहदार तबका ही टैक्स नेट में सबसे ज़्यादा हिस्सा डालता है। कुछ रोज़ पहले वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने का वादा किया था। अब सवाल ये है कि क्या हुकूमत इस वक्त इस पोजीशन में है कि टैक्स शॉर्टफॉल में IMF की मर्जी के बगैर तनख्वाहदार तबके को पैरेलल रिलीफ भी दे सके। नाजरीन, जहां एक तरफ IMF का जायज़ा मिशन पाकिस्तान आ रहा है, वहीं वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम का एतराफ़ किया है और कहा है कि 20 अरब डॉलर के तरक्याती कर्जे पर मुश्तमिल CPF यानी कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत 10 साला मुआहदे का ऐलान भी साथ किया है। वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम मजबूत हो रहा है। सिर्फ यही नहीं, आलमी बैंक ने 2025 में पाकिस्तान की GDP ग्रोथ 2.8% रहने की पेशन गोई की है। क्या ये दुरुस्त साबित होगी? सवाल ये भी है कि पाकिस्तान की मौजूदा GDP यानी तरक्की की जो शरह है वो अभी तो 1% से भी कम है। तो क्या 2025 में पाकिस्तान की GDP 2.8% पर जा सकती है? नाजरीन, हुकूमत तो शादियाने बजा रही है, खुश हो रही है कि मैशियत हमने बेहतर कर दी है, महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई है, जबकि शरह सूद 23 से 12% पर आ गया है। सुनने में तो ये बातें कानों को बड़ी भली लगती हैं, अच्छी लगती हैं, लेकिन सवाल ये है कि हुकूमत के जो मुआशी तरक्की के दावे हैं ये ज़मीनी हक़ाइक़ के कितने मुताबिक हैं या इससे बरअक्स हैं? क्या ये हकीकत नहीं है कि महंगाई 2% पर आने के बावजूद भी आम आदमी की जो बाइंग पावर है, जिसे हम कुव्वत ख़रीद कहते हैं, वो दिन ब दिन कम होती जा रही है? ऐसी महंगाई कम होने का क्या फ़ायदा जिसके असरात आम आदमी तक ना पहुँचे? क्या ये हकीकत नहीं कि पाकिस्तान में 10 करोड़ 50 लाख लोग ख़त गुर्बत की लकीर से भी नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं? 2 करोड़ 65 लाख बच्चे अभी तक स्कूलों से बाहर हैं। क्या ये हकीकत नहीं कि एक साल में पाकिस्तान पर कर्जे और वाजिबात में 6,106 अरब रुपए का इजाफा हो चुका है? मजमूई कर्जे 88,000 अरब रुपए से ज़्यादा हो चुके हैं। क्या ये भी हकीकत नहीं कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 16 अरब डॉलर के ज़खायर हैं, जबकि इसी साल में पाकिस्तान ने 22 अरब डॉलर से ज़ायद कर्ज़ों की अदायगियाँ करनी है? हुकूमती दावे, ज़मीनी हक़ाइक़, इनमें फ़र्क कितना है, इस पर मैं बात करूँगी माहिर मईशत डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब से। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया
डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, IMF का जो डेलीगेशन पाकिस्तान आ रहा है, ज़ाहिर फैसला होगा अगली बेल आउट पैकेज की अगली किस्त देने का, लेकिन FBR को जो टैक्स कलेक्शन का हदफ दिया था वो तो उसमें 601 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना है। क्या IMF ज़ाहिर है इस बात पर नाराज़ भी हो सकता है और मज़ीद शराइत भी आपको लगता है सामने आएंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने माशाल्लाह एक बहुत अच्छा रिव्यू पेश किया पाकिस्तान के माशी हालात के बारे में। पहले मैं उसमें थोड़ा सा इजाफा कर दूं और फिर IMF के बारे में हम अपना आगाज़ करेंगे बातचीत जी। मैं एक बात कहते हुए मुझे बहुत अफसोस है कि पाकिस्तान का जो एक बेहतरीन डिजिटल पॉपुलेशन एंड हाउसिंग सेंसस जो 2023 का है, उसमें एक हैरत अंगेज बात निकल के आई है और उससे हम बहुत परेशान हैं कि ये बताया गया है कि पाकिस्तान में बेरोज़गारी का लेवल जो है वो 22% तक जा चुका है, जबकि 2020-21 में ये सिर्फ 6% था। यानी कि 3 साल में इतना बड़ा इजाफा, और ख़ास तौर पे जबकि आप ये सोचिए कि पाकिस्तान में इस वक्त बेरोज़गारी का ये जो लेवल है तारीख़ का सबसे ऊंचा लेवल है। हमें पूछना पड़ेगा पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स से कि ये जो इन्होंने इकट्ठा किया है एस्टिमेट पॉपुलेशन सेंसस से, ये किस तरह वो वहाँ 22% तक पहुँच गए हैं। इसकी वजह कैसे? नहीं सर, ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इशू जो आप बात कर रहे हैं, बेरोजगारी का बढ़ना। हुकूमत तो शादियाने बजा रही है, मईशत बेहतर हो रही है, लेकिन ये जो स्टैटिस्टिक आप हमारे साथ शेयर कर रहे हैं कि बेरोजगारी 22% पर जा चुकी है, 20-21 में कम थी, मतलब कि PTI के दौर में ये कम थी, फिर बाद में PDM आई, फिर ये इन लोगों की आज हुकूमत है। तो इसका मतलब ये है कि शादियाने तो ये सब झूठ है और ये सब कॉस्मेटिक चेंजेस हैं जो आवाम के सामने पेश की जा रही हैं, राइट? बात दरअसल ये है कि PBS को बताना पड़ेगा कि बेरोजगारी को किस तरह वो देख रहे हैं। उनका अपना सर्वे जो है 2020-21 का, उसमें तो आप देखिए कि 6.5% के लगभग था आपका बेरोजगारी का पैमाना, और अब सेंसस के बाद, पूरे सेंसस पाकिस्तान भर के सेंसस के बाद वो 22% कह रहे हैं। यकीनन इस बात को हमें समझाना पड़ेगा PBS को, मगर ये बात वाज़े हो गई है कि बेरोजगारी बेपनाह बढ़ी है पिछले 3 साल। एंड इट्स वेरी अब आ जाइए आप एब्सोल्युटली, अब आप आ जाइए IMF के प्रोग्राम के बारे में। एक तरफ तो ये है कि पाकिस्तान ने कुछ ऐसे टारगेट्स ज़रूर हासिल किए हैं और इस पे हमें मुतमईन कुछ हद तक ज़रूर होना चाहिए, मगर कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट टारगेट्स हैं जिसको अभी तक हम हासिल नहीं कर पाए हैं, और वो टारगेट्स का ताल्लुक दिसंबर के महीने से है, पहले 6 महीने से है। और उसमें आप ये देखिए कि जिस तरह आपने कहा है कि रेवेन्यूज़ में कुछ कमी है, दिसंबर तक कोई तकरीबन 350-400 अरब के बीच में कमी थी, जो कि सिग्निफिकेंट है। मगर ये भी आप सोचिए कि माशाल्लाह FBR ने तकरीबन 28 से तकरीबन 30% रेवेन्यूज़ में इजाफा दिखाया है, जो कि बहुत मुनासिब है। हुआ यह कि टारगेट सेटिंग कुछ ज़रा एम्बिशियस हद से ज़्यादा कर दी गई, 40% इजाफा। अब आप खुद कह रहे हैं कि शरह नमू जो है वो 2.8% होगा और अफरात ज़र इस वक्त 2.4% पे आ गई है, तो रेवेन्यूज में 40% इजाफा गैर और सबसे बढ़कर बेरोजगारी जब 22% है, रेवेन्यू आप इकट्ठा कर रहे हैं, तो आप ये टैक्स टारगेट आपके कलेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो कैसे ये आपकी शरह नमू 2.8% पर जाएगी? बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान को IMF को समझाना पड़ेगा कि ABC जो होती है फोरकास्टिंग की और रेवेन्यूज का इम्पैक्ट की,
वो आपने इस साल नामुनासिब तरीके से बहुत बढ़ा दिया था। तो लिहाजा कोई मिनी बजट का केस बिल्कुल नहीं बनता है। दूसरी तरफ आप ये आ जाइए कि आपने जिक्र किया है कि वर्ल्ड बैंक जो है वो 20 अरब डॉलर अगले 10 साल की बात कर रहा है। मगर ये बात हमें समझा दे आए वर्ल्ड बैंक कि इस साल पहले 7 महीने में 400 मिलियन डॉलर, सिर्फ 400 मिलियन डॉलर के लगभग पैसा आया वर्ल्ड बैंक से। तो साल भर में क्या मुश्किल से 1 अरब डॉलर आएगा? बिल्कुल। एक तरफ आपने फ्लो बंद कर दिया है, दूसरे तरफ हवा में आप कह रहे हैं कि 2 अरब डॉलर तक हर साल ले जाएंगे। तो ये भी एक नामुनासिब स्टेटमेंट है वर्ल्ड बैंक का, और इस पे गौर करना चाहिए और उनको अपना फ्लो बढ़ाना चाहिए। IMF के सामने जो दिसंबर के टारगेट्स में जो सबसे अहम चीज मेरे सामने है वो ये है कि पाकिस्तान में बाहर से पैसे आने की रफ्तार कम हो गई है। अच्छा। टारगेट से बहुत कम है। सही। और उसकी वजह यह है कि कमर्शियल लोन, बॉन्ड फ्लोटेशन, बायलैटरल से पैसा, मल्टीलैटरल से पैसा, ये और कुछ हद तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये सब बहुत कम हो रहे हैं इस साल। IMF प्रोग्राम होने के बावजूद क्यों ऐसा है? सर आपको क्या वजह समझ में आती है? इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, सरमायाकार यहाँ पर उस तरीके से इंटरेस्टेड नहीं लग रहा है, क्या वजह इसकी? वजह इसके बहुत से हैं। एक तो ये है कि आपके जो रिजर्व्स का लेवल है वो मुश्किल से 2 महीने का लेवल है। कुछ 1-2 साल पहले आपने फॉरेन इन्वेस्टर्स के जो प्रॉफिट की रिपैट्रिएशन थी वो रोक दी थी। तो अब जो बाहर का इन्वेस्टर है वो पाकिस्तान आने के लिए बहुत परेशान है। बेशुमार MOU साइन होते हैं मगर नतीजा कुछ निकलता नहीं है इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल फ्लोज। और एक और बहुत बड़ा फैक्टर जो नया पैदा हुआ है कि टेररिज्म का पैमाना, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि खुदा न खास्ता बढ़ गया है। लिहाजा पाकिस्तान को अब स्टेबलाइज करना है सियासी तौर पर और सिक्योरिटी के लिहाज से, तो फिर शायद फ्लोज बढ़ें। रिजर्व्स का लेवल कम है और आपने तो बढ़ा के फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स को मिलाकर 16 कहा था, मगर जो स्टेट बैंक के रिजर्व्स हैं वो 12 से भी नहीं कम हैं। 11.2 अरब डॉलर मुश्किल से। हमें तो अभी भी लगता है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट होता है कि आपकी मईशत के साथ जाहिर है आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जुड़ी हुई है, और बाहर का इन्वेस्टर ये सोचता है, देखता है कि यहाँ पर पॉलिटिकली इस्तेहकाम है, जिन्होंने फैसले करने हैं वो कितने बाइख्तियार हैं, उनके हाथ में कुछ है भी है या नहीं है। लेकिन आप देखें ईद के बाद अपोजिशन एक ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है, सड़कों पर निकलने का ऐलान है, हुकूमत बड़ी चिल है, वो कहते हैं हम पे कोई प्रेशर नहीं है। आपको लगता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है? हम तो मानने को तैयार नहीं है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, लेकिन हुकूमत इनकारी है। बात दरअसल ये है कि अब हमें ये देखना है कि आने वाले बजट में किस हद तक आप देखेंगे कंसेंसस है पॉलिटिकली कि किस तरह के इक़दामात लेने हैं। आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं कि IMF के साथ अग्रीमेंट ये हुआ था कि पाकिस्तान में एक नया एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स लॉ लाएंगे और उसके नतीजे में हमारे जो ज़मींदार हैं वो वही टैक्स देंगे जो दूसरे लोग पाकिस्तान में देते रहे हैं, इंक्लूडिंग सैलरीड और नॉन सैलरीड एम्प्लॉयज़ वगैरह। मगर हुआ ये है कि एक तो इस लॉ को लाने में डिले हो गया, और दूसरी तरफ हालांकि जनवरी 1 से कलेक्शन की बात हुई थी, चारों हुकूमतों ने कह दिया है कि हम अगले साल इसका आगाज करेंगे। तो जब आप जो अमीर तबका है और जो अशराफियां हैं पाकिस्तान के, जब उनमें इतनी ताकत है तो आप रेवेन्यूज को और किस तरह आगे बढ़ाएंगे। आप ये भी देखिए कि रिटेलर्स के साथ IMF के साथ एग्रीमेंट हुआ था कि 50 अरब सालाना इस साल पहले उठाएंगे। मेरा ख्याल है कि ये टारगेट बहुत भारी मार्जिन से नहीं हासिल कर पाएंगे।
तो लिहाजा काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिस पर IMF गौर करेगा, और उसमें दो जो नुमाया चीज़ें हैं, एक तो बाहर से इनफ्लोस की कमी और दूसरी तरफ रेवेन्यूज में शॉर्टफॉल। ये दो मेजर मिनी बजट आने के कितने चांसेस हैं? टारगेट्स आपने अचीव करने हैं? मैं तो ये समझता हूँ कि मिनी बजट से कोई खास आपको फ़ायदा नहीं हो सकता है। इस वक्त आपने जितना हासिल करना है, माशाल्लाह FBR ने तकरीबन 30% ग्रोथ बढ़ाई है, विच इज़ वेरी गुड। अब उससे आगे ले जाना इस वक्त नामुनासिब होगा, ख़ास तौर पे जब बेरोज़गारी का पैमाना हमारी हुकूमत का इदारा पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स जो सेंसस के नतीजे में कह रहा है कि तारीख का सबसे ऊंचा लेवल 22%, ये नामुनासिब वक्त है कि आप टैक्सेस में और इजाफा खुदा न खास्ता करें। 2.8% शरह नमू अभी फ़िलहाल ये जो टारगेट कह रहे हैं कि ये हो जाएगा 2000 अगले साल में, अभी जो 1% से भी कम है। तो ऐसे क्या पैरामीटर्स हैं कि आप हमें ये बता सकें कि ये मुमकिन है या हवाई बातें हैं? 2.8% ये बहुत ज़्यादा है हमारी कंडीशन के लिहाज से। देखिए बात यह है कि आपका सनती पैदावार जो है वो मनफी है 3% के लगभग, बिल्कुल दिसंबर तक। हाँ। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि कपास की फसल तो खराब हो चुकी थी पहले कुछ महीनों में, और अब खबर आ रही है कि गंदम की भी फसल बहुत कम होगी। जब ऐसी चीज़ें नहीं हो रही हैं तो शरह नमू आपका तकरीबन 3% तक बड़े मुश्किल से पहुंच सकता है। हमारा अंदाज़ा ये है कि ये पिछले साल 2.5% था, शायद उससे भी कुछ कम इस साल हो। और जबकि आप खुद कह रहे हैं कि पिछले साल बेरोजगारी 22% तक पहुंच गई थी, यानी 2023 में 2 साल पहले, तो उसके नतीजे में डिमांड में भी तो कमी आई होगी। बिल्कुल। और नतीजा ये कि प्रोडक्शन मुतासर हुआ है। तो अब आप ये देखिए कि आदाद शुमार जो हैं पाकिस्तान के विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स एक मुनासिब और बहुत कामयाबी है। हमारी हुकूमत के अफरात ज़र की रफ्तार कम की है और वो तकरीबन 2.4% तक पिछले महीने रही है। बिल्कुल। मगर इसके अलावा जो इंडिकेटर्स हैं, ख़ास तौर पे गुर्बत का पैमाना, शरह नमू, बाइंग पावर लोगों की नहीं बढ़ी है, बेरोजगारी, ये बहुत बड़ा पैरामीटर है जांचने का कि अफरात ज़र कम हुई है कि नहीं हुई है। मैं ये बताऊं आपको कि हमने रिसर्च किया है कि मुख्तलिफ शोबे में जो वर्कर्स हैं, ख़ास तौर पे कंस्ट्रक्शन में, उनके आमदनी में इजाफा और कीमतों के इजाफा में कंपैरिजन करें तो उनकी असल आमदनी, रियल इनकम, पिछले 3 साल में 20% कम हुई है। इसके नतीजे में अब आप सोचिए कि जो हमारे घराने हैं, जो हाउस होल्ड खर्चे हैं, वो किस तरह लोग कर रहे होंगे। यकीनन मेजॉरिटी पॉपुलेशन पाकिस्तान की इस लिहाज से ज़रूर परेशान है, अगरचे अफरात ज़र की रफ्तार में कुछ कमी आई है। बहुत बहुत शुक्रिया माहिर मईशत डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब मेरे साथ थे। सर आपने वक्त दिया, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।